चैप्टर 27 डैड सॉरी बट मैं आपके इस फैसले से एग्री नहीं हूँ। अगर हमें मैरिज रिलेशन बनाना ही है तो मैं उनकी बेटी से शादी कर लेता हूँ। कबीर ने सजेशन देने की कोशिश की। वही दूसरी सिया को नहीं पता था कि लिविंग रूम में उसके वहाँ से आने के बहन क्या डिस्कशन चल रहा है। गर्म पानी से शॉवर लेने के बाद वह बिस्तर पर लेट गई थी, लेकिन अभी भी उसे फिल्म के दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। उसे रात में बेचैन होकर सोई। उसे बुरे बुरे सपने आ रही थी। कभी कभी वह खुद को एक अंधेरे बिना खिड़की वाले डार्क रूम में बैंड पार्टी जहां उसके साथ क्रूएलिटी की जा रही थी। कभी उसने लोगों को मदद के लिए हाथ पढ़ते देख उनके हाथ दूर थे और वहां लोगों की चीज खोज रही थी। वह नींद से अचानक जाग कर उठ गई। उसका शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और सर भारी लग रहा था। उसने फिर से गर्म पानी से शावर लिया और नीचे चली गई। वह आज बहुत जल्दी उठ गई थी। आमतौर पर इस समय तक मल्होत्रा परिवार से कोई नहीं उठाता था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। सिवान लिविंग रूम में बैठा हुआ था। जैसे ही उसने उसे देखा, मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बोला, क्या तुम स्कूल जा रही हो? चलो मैं तुम्हें ड्राइव करके ले चलूंगा। सिया ने उसे अजीब नज़रों से देखा और उसे इग्नोर करके दरवाजे की ओर बढ़ गई। शिवान ने तुरंत उसका पीछा किया। सिया, सिंह फैमिली के मैटर पर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें एक लिप चाहिए थी ना, मैंने उसकी भी व्यवस्था कर दी है। अब से वह लेफ्ट से तुम्हारी होगी। और तुम्हारी दादी के इलाज के लिए कबीर भाई ने स्पेशलिस्ट बुलवाए हैं जो कुछ दिनों में आ जाएंगे। सिया इरिटेट हो गई। वो अपनी जगह रुक गई और शिवान जो घूर कर देखने लगी। अब तुम्हें क्या जो गया है? इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या चल मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर दिया था? सिया को तो लगा मल्होत्रा परिवार उसकी शर्तें मान जाएगा और उसे जाने देगा, लेकिन चीज़ इस तरह मोड़ ले लेंगे उसे नहीं पता था। शुभम एक प्राउड इंसान था। वह पहले ही सिया से पहले से ही बात करने के लिए खुद को हिम्मत दे रहा था। सिया, हमें माफ़ कर दो, हमने पहले तुम्हें बहुत इग्नोर किया था, पर अब नहीं करेंगे, इसलिए प्लीज़ ऐसी हर्टफुल बातें मत बोलो। मॉम और काव्या पूरी रात रोते रही हैं। ये सुनकर सिया हंसने लगी। ओह, तो अब तुम क्या चाहते हो? उनके रात भर रोने के लिए जाकर उनसे माफ़ी मांगो। सिया का कोई इरादा नहीं था शिवान से बहस करने का, इसलिए वो उसे कुछ कहने का मौका दिए बिना वहाँ से चली गई। कुछ देर में सिया हॉस्पिटल पहुँच गई। दादी से मिलकर उनका हाल चाल पूछ और कुछ देर उनसे बातचीत की। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसकी दादी ने इस रोका और हिचकिचाने हुए कहा, सिया, कल कीर्ति का कॉल आया था मेरे पास। मोहन ने उसका हाथ तोड़ दिया है। ये सुनकर सिया शॉक हो गई। दादी ने आग भरी और कहा, हाँ? वह पूरी समय फ़ोन पर बस रो रही थी और फिर उसने फ़ोन रख दिया। दादी कीर्ति से नाराज थी, क्योंकि वो हमेशा से ही कमज़ोर शख्सियत वाली महिला था। अपने लिए स्टैंड लेना उसे आता ही नहीं था। अगर उसमें थोड़ी भी हिम्मत होती तो इतने साल मोहन के जुल्म नहीं सहती। तो आप मुझसे क्या चाहती है दादी? सिया ने बिना बात को इधर उधर घुमाए पूछा, क्योंकि उसे कीर्ति की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी अकॉर्डिंग वह औरत बिल्कुल बेकार थी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसकी जांच के लिए कहो, पर तुम खुद मत जाना, किसी और से कह देना। दादी को डर था मोहन कहीं फिर से सिया को परेशान ना करें। वह एक जोक की तरह था जिससे छुटकारा पाना आसान नहीं था। सिया बड़ी मुश्किल से उसकी खेत से बाहर निकली थी। वो उसे वापस उसके पास नहीं भेजना चाहती थी। ठीक है, चिंता मत करो दादी, मैं पता लगाऊंगी कि क्या हो रहा है और तुम्हें भी बता दूंगी। उसे अपनी दादी को आश्वस्त किया और अस्पताल से निकालने लगी। उसका सिर गर्म हो रहा था, फिर भी उसने दादी की इच्छा का मन रखने के लिए उसने एक टैक्सी ली और सीधा मोहन के घर के लिए निकल गई।
कुछ देर में वहां पहुंचने के बाद उसने मोहन के घर का गेट कई बार खटखटाया, तब जाकर किसी ने जवाब दिया। यह आवाज कीर्ति की थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सिया ने कीर्ति की ओर एक नज़र डाली और पाया उसकी हालत गंभीर थी। कीर्ति ने जैसे ही सिया को देखा वह रो पड़ी और बोली, सिया मुझे बचा लो प्लीज, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती, वह मुझे मार डालेगा। कीर्ति का रोना सुनकर सिया कीर्ति को एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ देखने लगी और बोली, तुम कैसे चाहती हो मैं तुम्हें बचाऊं? कीर्ति की नज़रें छुप गई। वह सिया की आंखों से नज़र नहीं मिल पा रही थी। वह बार बार यही बड़बड़ा रही थी कि उसे पीट पीट कर मार दिया जाएगा। तभी सिया को अपना शरीर गर्म होता हुआ सा महसूस हुआ। उसका सर दर्द बढ़ने लगा। अब वह कीर्ति की और ज्यादा बकवास नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने चिढ़कर कर कहा, अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो मैं जा रही हूँ। वैसे भी वह वहाँ केवल ये देखने आई थी करती अभी जिंदा है या नहीं। यह सुनकर कीर्ति ने जल्दी से बोल दिया, सिया मुझे कुछ पैसे दे दो। जब तक मेरे पास पैसे हैं वह मुझे कुछ नहीं करेगा। सिया को आश्चर्य हुआ करती इसी तरह सालों तक लगातार चीजों को सुलझाने की कोशिश करती रही, भले ही इसका मतलब पिक पीट कर मार दिया जाना हो। वह कभी भी जवाब नहीं देगी। मोहन को सिया ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल कर कीर्ति को देखा जो उसे विनती कर रही थी। सिया ने कॉल पुलिस को लगाया था। ये देख कीर्ति ने उसके हाथ से फोन ले लिया और कहा, नहीं तुम पुलिस को कॉल नहीं कर सकती, वह मुझे मार देगा, वह मुझे मार देगा। तो ठीक है जो मर जाओ, सिया ने अपनी ठंडी आवाज में बिना किसी इमोशन से कहा। कीर्ति उसे सदमे में देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था ये शब्द कभी उसकी नर्म दिल वाली बेटी ने कहे थे, अगर पुलिस को बुलाने से तुम्हें मार दिया जाएगा और उसे पैसे नहीं देने से तुम्हें मार दिया जाएगा तो मौत को चुनो। लेकिन अगर तुम जीना चाहती हो तो एक विकल्प और भी है पुलिस में कंप्लेन करो और खुद के लिए स्टैंड लो। नहीं मैं यह नहीं कर सकती, अगर तुमने मुझे कुछ पैसे दे दी तो वह मुझे नहीं मरेगा, कीर्ति ने कहा। पर सिया ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, मैं क्यों दूं? मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जाओ अपनी बेटी से लो। कीर्ति को यकीन नहीं हो रहा था। सिया जो उसके लिए हमेशा खड़ी रहती थी आज ये बोल रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिया वाकई से छोड़कर जा रही है। वह कहना चाहती थी तुम पहले तो ऐसे नहीं थी, लेकिन सिया की आंखों को देखते हुए वह एक शब्द भी नहीं निकल पाए। सियानी और समय बर्बाद नहीं किया और फिर से फोन पर बोली, यह एक डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है। ये कहने की बात उसने ऑफिसर को मोहन के घर का पता बताया और फ़ोन रखने के बाद कीर्ति की से कहा, जैसा मैंने कहा तुम्हारे पास विकल्प है, तुम चाहो तो उसे पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करके उसे तलाक लेकर अलग हो सकती हो, दूसरा इस तरह से रहते रहो जब तक वह तुम्हें मर न दे। कीर्ति काफ़ी देर तक सोचती रही और लास्ट में बड़बड़ाते हुए बोली, क्या मैं सचमुच तलाक ले सकती हूँ? अगर वह मना कर दे तो क्या होगा? एक तो सिया को पहले से ही सिर दर्द था, ऊपर से कीर्ति के बेफिजूल के सवालों को सुनकर वह और भी ज्यादा चढ़ गई। उसने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगी, लेकिन करती उसे जकड़ रही, उसे जान देने से इनकार कर रही थी। सिया तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, मुझे नहीं पता क्या करना है। अगर वह राजी नहीं होता है तो मैं मर जाऊंगी, पर अगर मैं उसे छोड़ दूं तब क्या मैं कहाँ रहूंगी, मैं क्या खाऊंगी? सिया कुछ तो बोलो। सिया ने उसका हाथ झटक दिया और खुद से दूर कर दिया और गुस्से में कहा, खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो या अपनी प्यारी बेटी से हेल्प को। सिया थक चुकी थी। अगर दादी ने उसे कीर्ति की जांच करने को नहीं कहा होता तो वह यहाँ कभी नहीं आती। कीर्ति जैसे लोग कभी भी बचाने लायक नहीं होते। तभी पुलिस आ गई, जिससे सिया को कीर्ति को और
टॉलरेट नहीं करना पड़ा। उसने पुलिस को मामला समझाया। ऑफिसर्स, बट आई थिंक आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको खुद को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जिस पर सिया का दिल वार्म हो गया। उसकी हालत किसी बाहर वाले को दिखाई देती है, लेकिन उसको नहीं जिसने बचपन से उसे पाला है। उसने उस महिला ऑफिसर को एक स्माइल दी और उसे थैंक यू कहा। सब कुछ सेटल हो जाने के बाद सिया ने टाइम देखा और यूनिवर्सिटी के लिए टैक्सी ली। रास्ते में उसने अपने लिए कुछ दवा खरीदी और उन्हें ले लिया। उसके सिर दर्द की प्रॉब्लम जेल में शुरू हुई थी, और जब भी उसे डर लगता या रातों को डरावने सपने आते तो उसकी बॉडी इसी तरह रिएक्ट करती। वैसे तो उसके साथ ये रिएक्शन काफ़ी दिन पहले हुआ था, लेकिन कल जो फिल्म शौर्य ने उसे दिखाई थी उसके कारण उसके जहां में डर फिर से घर करने लगा था। जब भी यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसने तुरंत महसूस किया कि लोग उसे अजीब तरह से देख रही थी, खासकर उसकी क्लास में वह लोग उसे घूर रहे थे। वैसे तो क्लास में सब लोग सिया को एक डेंजर की तरह ही देखते थे। कोई भी उसके पास आने या बैठने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन आज उसके आने की कुछ ही देर बाद एक लड़की उसके पास आकर बैठ गई। सिया ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सिर दर्द को कम करने की कोशिश करने लगी। तभी वो लड़की बोली, तो तुम सच में मल्होत्रा परिवार की रियल बेटी हो? इसका मतलब मिस्टर शिवान मल्होत्रा तुम्हारा रियल भाई है। उसे लड़की की बात सुनकर सिया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि यह खबर यूनिवर्सिटी में कैसे फैल गई। फिर उसे याद आया कि पार्टी में काव्य ने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था। सिया ने उस लड़की को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मल्होत्रा होना कभी ऐसा कुछ नहीं था जिस पर उसे गर्व हो। लेकिन कोई जवाब न मिलने पर भी वह लड़की बोलती रही। हम सभी को लगता था कि सीनरी काव्या असली बेटी है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि वह तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या इसलिए क्योंकि तुम जय चली गई थी? मैंने सुना है कि तुम्हारे बर्थडे पर उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। क्या इसका मतलब है कि उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया है? आई थिंक वे तुम्हें माफ़ कर देंगे। आखिरकार तुम उनकी असली बहन हो। उसे लड़की की बकबक सुनकर सिया अपने सिर की नसी को खरोंच रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और कोल्ड आवाज में कहा, क्या तुम चुप हो सकती हो? ये सुनकर लड़की हड़बड़ा गई और कहा, हाँ ठीक है। उसे जल्दी से अपनी किताबें उठाई और वहां से चली गई। जब भी चली गई तो सिया ने उसे बताते हुए, सुन, इसकी प्रॉब्लम क्या है? शायद इसीलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। इस राबिया के साथ उसे कौन ही बर्दाश्त कर सकता है? सीनियर काव्य इससे कहीं बेहतर है। और भी लोग कुछ ना कुछ बड़बड़ रहे थे, लेकिन सिया ने उन सभी को इग्नोर कर दिया। अगर आज राघव की क्लास नहीं होती तो वह बिल्कुल भी नहीं आती। बेल बजते ही राघव आ गया और क्लास में जो भी बड़बड़ाहट चल रही थी तुरंत बंद हो गई। उसकी नज़र क्लास में घूमी और सिया पर पड़ी, जो हमेशा की तरह आगे वाली रूम में अकेली बैठी हुई थी, जिसे इग्नोर करना संभव था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, उसका चेहरा पीला था, उसके होंठ सूख और फटे हुए थे, उसकी हमेशा की तरह तीखी स्थिर आंखें आज अलसी लग रही थी। ये देख राघव उसके पास चला गया। क्या होगा अब आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड, और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।